हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं किरण एसएससी की जो बुक आती है इंग्लिश की, उस बुक के जितने भी कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं 1 to 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये सारे कॉमन एरर को करने के बाद जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के या फिर जो भी बैंकिंग के भी एग्ज़ाम है जहाँ पे ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरर फाइंड करने को बोला जाता है, वो सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम 1 to 10 तक का रूल क्या है। आप काफ़ी सीरियसली इस वीडियो को देखें और ऐसे शॉर्ट वीडियो काफ़ी आएंगे आपके लिए, और हम इस सारे कॉन्सेप्ट को, सारे कॉमन से क्वेश्चंस को ईजिली कुछ ही दिनों में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद द स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो ये क्या बोल रहा है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे आइदर का यूज हुआ है और यहाँ पे एंड का यूज हुआ है। ये तो पता ही होगा कि आइदर जब भी यूज होता है तो और के साथ यूज होता है, आइदर और। ये कोरिलेटिव कंजक्शन है और इनका यूज हमेशा साथ में होता है, आइदर के साथ एंड नहीं आता, और आता है। तो काफ़ी ये बेसिक रूल था। तो यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। यहाँ पे आप देखेंगे इफेक्ट का यूज हुआ है जो कि एक नाउन है। अब यहाँ पे आता है दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स, पहला है इफेक्ट, दूसरा है अफेक्ट। तो इफेक्ट एक नाउन है और अफेक्ट एक वर्ब है। इफेक्ट क्या बताता है कि कोई भी अगर इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद क्या चेंज हुआ, उस चेंज को हम बोलते हैं इफेक्ट। और अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है ये वर्ब है, और जो चेंज हो रहा है उसे हम बोलते हैं अफेक्ट। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए यहाँ पे क्लियर है कि द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। द एक्सपोर्ट, जो भी एक्सपोर्ट सेक्टर है उस पर ये जो टैक्सेशन रेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसका असर होगा। यहाँ पे असर इसका मीनिंग हुआ, तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं अफेक्ट का यूज होगा, वर्ब है। आप ये भी देखते हैं कि यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, टू प्रीपोजिशन, टू के साथ आता है V1 जो कि इन्फिनिटी रूल है। तो यहाँ पे हम वर्ब इफेक्ट का यूज करेंगे, ना कि नाउन इफेक्ट का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दिस डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। अब एक बेसिक सा रूल है कि जब भी हम एज डैश एज लिखते हैं तो यहाँ पे जो बीच में जो भी एडजेक्टिव आता है वो अपने पॉजिटिव डिग्री में आता है। यानी अगर एडजेक्टिव गुड लिखना है तो हम गुड लिखेंगे, ना कि बेटर या बेस्ट। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। एडजेक्टिव पे 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव। तो हमेशा एज डैश एज, तो डैश की जगह पे पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। अगर बैड लिखना है तो बैड हम लिखेंगे, ना ही कि वर्स या वर्स्ट, हम यहाँ पे बैड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज गुड एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। ओके, अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। ये बोल रहा है, व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू द इंटायर एपिसोड अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे आप इसको फ्रेज बोल सकते हैं या फिर फिक्स्ड प्रीपोजिशन, कि व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, यहाँ पे होता है व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे विद नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रॉम आएगा। ये एक फ्रेज ही है, इसका मीनिंग होता है कि हम उसके नज़रिए से देख रहे हैं। तो यहाँ पे व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट यूज है। यहाँ पे विद नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फ्रॉम। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है,
ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाई वे ऑफ गिविंग देम फूड टू इट एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डिड का यूज किया है और हेल्प्ड का यूज किया है। तो हम किसी सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू, डज, डिड, इसको हम पहले लिख देते हैं मेन वर्ब से, जस्ट टू एम्फेसाइज द सिचुएशन। जोर डालने के लिए हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को मेन वर्ब के पहले उस सेंटेंस में जोर डालने के लिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने डिड को पहले यूज किया है, चलिए ये बात तो ठीक है। बट यहाँ पे ये बात है कि जब भी हम डू, डिड, डज का यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ इन्फेसिस, हम वहाँ पे हमेशा वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, नहीं कि सेकेंड या थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है डिड, और यहाँ पे लिखा है हेल्प्ड। चलिए डिड तो ठीक है, हमने लिखा है इम्फेसिस करने के लिए, जोर डालने के लिए, बट यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, हेल्प्ड, जो कि यहाँ गलत है, जो कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्प, जस्ट हम लिखेंगे हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेक दिस सेंटेंस अ करेक्ट सेंटेंस। ओके, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, अनलेस इट इज़ accepted to both the parties, an arbitrator would be of no use to settle this dispute. Okay, unless it is accepted to both the parties। अब देखिए यहाँ पे accepted है और is accepted है, तो आपको माइंड में आपके आ रहा होगा कि is accepted जो है ये तो पैसिव फॉर्म बन रहा है। पैसिव फॉर्म क्या होता है, पैसिव फॉर्म होता है बी फॉर्म प्लस V3, इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे बी फॉर्म में क्या है, यहाँ पे इज लिखा हुआ है और V3 यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टेड। फिर जब भी हम पैसिव फॉर्म यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे टू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बाई होगा। अगर आपको यहाँ पे टू लिखना भी है, अगर चाहते हैं कि यहाँ पे टू ही हो, तो यहाँ पे हम एक्सेप्टेड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्सेप्टेबल टू। तो इस तरह से ये पैसिव नहीं रहेगा और ये सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका दो सॉल्यूशन है, या तो हमें लिखना होगा अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज, या फिर हमें लिखना होगा अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज। ये दोनों में से कोई एक करेक्ट सेंटेंस है। ये जो है सेंटेंस यहाँ पे ये एरर है। ओके, देखते हैं हम सेंटेंस नंबर 7। ये है, ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे ही ट्राइज टू अवॉइड इट। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर जगह यहाँ पे पास्ट फॉर्म का यूज हुआ है, गेटिंग द वर्क यस्टरडे, अनलेस, ऑल्दो द मैनेजर वाज, बट यहाँ लिखा है कि ही ट्राइज टू अवॉइड इट। तो यहाँ पे ट्राइज नहीं होगा, यहाँ पे ट्राइड होगा, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। आपका इसका ऑल टुगेदर मीनिंग को समझना होगा, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि ये यद्यपि मैनेजर चाहता था कि वर्क कल ही सुधीर द्वारा पूरा हो जाए, लेकिन उसने अवॉइड किया। तो आप ये देख ही रहे हैं कि ये पास्ट में सारी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे ट्राइज कैसे हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, ट्राइड होगा। ये यहाँ पे एरर था। ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। The various consequences of the decision taken by the finance minister was not foreseen by the bureaucrats। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं the various consequences। तो यहाँ पे आप ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल सा रूल है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट यहाँ क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट है कॉन्सिक्वेंसेज, बट यहाँ वर्ब क्या यूज हुआ है उसके लिए, वाज। ये गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल ही होगा। तो यहाँ पे हम वाज नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे वेयर का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, वाज नहीं होगा, यहाँ पे होगा वेयर। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम दो डिफरेंट क्लॉजेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं।
पहला है आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, यहाँ से यहाँ तक हुआ। दूसरा है आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड नॉट एपोलोजाइज, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हुआ। दोनों को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे देन डू ये जो लिखा हुआ है ये अननेसेसरी है, अगर हम इसे ना लिखें तो सेंटेंस ज़्यादा बेटर होगा। क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे सही क्या यूज होगा, सही यूज होगा आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड नॉट इवन एपोलोजाइज। बस देन डू यहाँ पे लिखना अननेसेसरी है, ये करेक्ट वे नहीं है लिखने का। ओके, तो यहाँ पे जो इस टाइप की एरर्स हैं तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर रीडिंग करते हैं, अगर अपने आप में आप रीडिंग हैबिट को डेवलप करते हैं तो इन टाइप्स के एरर को आप इजीली पकड़ पाते हैं, समझे। तो आप तो ग्रामर पढ़ ही रहे हैं, बट आपको करना क्या होगा कि ग्रामर के साथ साथ डेली आपको हाफ या 1 आवर तो रीडिंग देना ही है, ताकि इस टाइप के जो एरर्स हैं, जो लैंग्वेज बेस्ड एरर हैं, वो आप इजीली पकड़ सकें। बाकी ग्रामर बेस्ड एरर तो ये सारे कॉमन एरर करने से आपका 80% हो ही जाएगा। जो 20% बचता है वो आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करने से ही आएगा। और रीडिंग हैबिट डेवलप करने से केवल ग्रामर में ही नहीं बल्कि और भी जो सारी चीज़ें हैं, यानी कंप्रहेंशन, पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके रीडिंग से ही ज़्यादा सही होंगे। तो चलिए, मैंने आपको ये सजेशन दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। यहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, आपको फील भी हुआ होगा। इन सर्च सम जॉब नहीं, इन सर्च ऑफ होता है कि किसी के खोज में निकलना, टू फाइंड समथिंग। इन सर्च ऑफ एक करेक्ट यूज है, इसको आप ईडियम भी बोल सकते हैं। इन सर्च ऑफ एक ईडियम है। तो सर्च के साथ इन सर्च ऑफ मतलब सर्च के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज यहाँ पे होगा, ताकि ये सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस बन जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, इन सर्च ऑफ सम जॉब। इन सर्च ऑफ एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है कि खोज में। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हम कल नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे 20 तक। और ऐसे शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे कॉमन एरर्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। मैंने अभी डू यूज़ किया फॉर ओनली इन फैसेस, यानी हमने जोर डाला कि आप एक लाइक करो ही। तो एक लाइक कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।